कल हम लोगों ने ऑर्डर 1 शुरू किया था, उसके अंदर हम लोगों ने रूल 1 पढ़ लिया था, रूल 2 पढ़ लिया था, रूल 3, रूल 4, रूल 5 पढ़ लिया था, उसके बाद रूल 7 पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने मेनली 2 चीजें देखी थी कि कब एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स मिलके को प्लेंटिफ्स बन के एक सूट ला सकते हैं किसी भी शख्स के खिलाफ, और कब एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स को एक शख्स अपने ही सूट में, या एक से ज्यादा अशखास होते हैं जो वो अपने सूट में डिफेंडेंट्स के तौर पे इम्प्लीड कर सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन देखी थी दोनों ही केसेस में, वो ये थी कि दोनों पार्टीज यानी कि प्लेंटिफ हो चाहे चाहे वो डिफेंडेंट हो, अगर हमने उन सबको कंसोलिडेट करना है, मतलब कि सबको पार्टी बनाना है एज अ प्लेंटिफ्स या एज अ डिफेंडेंट्स, तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट था। वो टेस्ट ये था कि अगर वो सब लोग मिलके एक सूट लाएं या फिर सेपरेटली हर शख्स सूट लाए, तो उसमें क्या कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता था अराइज, या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो सकता था, तो ही ये सब लोग एक ही सूट के अंदर प्लेंटिफ्स के तौर पे या डिफेंडेंट्स के तौर पे इम्प्लीड किए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रूल 2 के अंदर सेपरेशन ऑफ ट्रायल हो सकती है, जबकि रूल 4 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टीज के खिलाफ या उनके हक में कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकती है। उसके बाद हम लोगों ने रूल 5 में ये पढ़ा था कि डिफेंडेंट्स को सारे के सारे जितना भी रिलीफ मांगा गया जा चुका है, प्लेंटिफ ने जब मांगा तो सबके जिम्मेदार, सारी की सारी लाइबिलिटी उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेंटिफ है हो सकता है उसके सामने 3 डिफेंडेंट्स हों और 3 में से जो एक डिफेंडेंट है वो 10% हो, एक 10% हो और तीसरा जो है वो 80% हो। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो 10% वाला है वो उसका जो रिलीफ है प्लेंटिफ का, उसका सारे का सारा रिलीफ इन सब के अंदर इक्वली डिवाइड, वो जब कोर्ट से मांग रहे हैं इन सब के खिलाफ डिफेंडेंट्स के, तो इन सब का होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें सब इस तरीके से मतलब कि डिफरेंट रेशियोज में आ सकते हैं, डिफरेंट लाइबिलिटीज आ सकती हैं, लेकिन फिर बात वही हमारी आ जानी है पीछे वाली कि इनके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज होता हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने रूल 7 पढ़ा था कि अगर एक प्लेंटिफ है उसको डाउट है कि उसने आया कि एक डिफेंडेंट नंबर 1 से अपना कोई रिड्रेसल लेना है या फिर डिफेंडेंट नंबर 2 से अपना रिड्रेसल लेना है या डिफेंडेंट नंबर 3 से, लेकिन उसे इन तीनों के बारे में नहीं पता, तो ये क्या करेगा कि प्लेंटिफ इन तीनों को ही पार्टी टू सूट बना के डिफेंडेंट्स की लाइन में अरे कर देगा। अब ये कोर्ट देखेगी कि कौन सा शख्स जो है, कौन सा डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 या डिफेंडेंट नंबर 3, वो ऑल टुगेदर लायबल होगा उस प्लेंटिफ को उसका ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए या उसको रिलीफ की कंपनसेशन के लिए है। अच्छा, अब रूल नंबर 6 है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि कब एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो हैं वो सेम कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे ज्वाइन की जा सकती हैं। पहले हम लोगों ने रूल 1 में पढ़ा प्लेंटिफ्स के बारे में, रूल 3 के अंदर पढ़ा डिफेंडेंट्स के बारे में, अब रूल 6 के अंदर पढ़ रहे हैं पार्टीज के बारे में। और पार्टीज के अंदर स्पेसिफाई जो चीज हम लोगों ने की है वो है हमारे पास सेम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट all or any persons severally, jointly or severally liable and severally liable on one contract including parties to bill of exchange, hundies और promissory notes। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो पार्टीज टू सेम सूट के अंदर उन सब लोगों को, जितने भी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, वो इसको इंक्लूड कर ले, चाहे वो सब लोगों की कोई सेवरल मतलब के अलग अलग उनकी थी कोई लाइबिलिटी, या सब लोग वो मिलके कोई एक लाइबिलिटी ला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें उसने 3 बातों को और इंक्लूड कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रोमिसरी नोट के बारे में भी बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मातहत एक वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट ये हमारे पास जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट है ना, उसके तहत जो हमारे पास आएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज,
हुंडी और प्रोमिसरी नोट, ये हमारे उससे डील करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक साइन करके कोई डॉक्यूमेंट दे देती है, और वो उसका एक स्पेसिफिक ड्राफ्ट होता है वैसे, और वो ये कहती है कि आप इस शख्स को मेरे बिहाफ पे पैसे पे कर दो। हुंडी के अंदर ये होता है कि इसमें एक शख्स दूसरे बंदे को ये कह रहा होता है कि आप इसको पेमेंट कर दो, और जैसे ही एक साइड से हुंडी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर की जाती है, उसी तरीके से दिया तो असल में हुंडी दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफर पीछे से पैसों की हो रही होती है। यानी कि अगर मैंने मैं हूं और मैंने किसी बी को वो हुंडी हैंड ओवर कर दी है, तो अब असल में मैं अपने पैसे जो हैं वो हुंडी बी को दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो बी है फिर ये किसी और सोर्स के जरिए ना मेरे पैसे देगा। ये ज्यादातर इस्तेमाल अभी इसका नहीं होता, ये अभी ब्लैक मनी अगर किसी ने वाइट करनी हो ना तो इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शख्स से हुंडी का ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि वो जिस बंदे को दी गई है पैसे दिए गए हैं, अब सॉरी हुंडी दी गई है, उसी के ही फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे पाकिस्तान में पैसे दिए जाएंगे। अब जब इनको पैसे दिए जाएंगे ना, तो ये जो शख्स जिसके घर वालों को यहाँ पे पैसे मिले हैं, इसी शख्स के बाहर अकाउंट से अब ये एक ही अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और ये मिसाल के तौर पे अगर मैंने 50,000 रुपए की हुंडी बी के घर वालों को दी है, इसमें से मैंने 10,000 इसको दे दिया, 10 इसको, 15 इसको, 15 इसको, ये टोटल कितना होगा? 50,000। अब ये शख्स बाहर से 50,000 रुपया मुझे ट्रांसफर कर देगा, और ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल ये यूज बहुत कम होता है, लेकिन इलीगल मींस और पर्पसेस के लिए यूज होता है। लेकिन पुराने जमाने में ये ट्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, क्योंकि तब ताजर लोग रास्ते में लूटे जाते थे, तो ये एक ज्यादा बेटर ऑप्शन था कि ये लोग इधर से हुंडी के ट्रांसफर करते थे, और बाकी पीछे जो उनके रकम वगैरह होती थी वो ट्रांसफर हो जाती थी। उसके बाद प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी को ये प्रोमिस कर देती है कि मैं आपको सर्टेन टाइम के ऊपर इतने पैसे दे दूंगा, तो वो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग ये देखें कि इसमें कितने लोग आएंगे, वो सारे लोग आ सकते हैं जो एक ही कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लायबल हो सकते हैं, और उनकी लाइबिलिटी या तो ज्वाइंटली लायबल किया जा सकता है या उनको सेपरेटली भी लायबल किया जा सकता है। और पार्टीज का यहाँ पे फिर मैं आपको यही मतलब बताऊंगी कि प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। मैडम ये प्रॉमिसरी नोट क्या लाइबिलिटी क्रिएट करता है? सर कोई लाइबिलिटी नहीं। प्रोमिसरी नोट जो होता है ना, ये मैं जैसे प्रोमिस कर रही हूँ कि मैं आपको पैसे पे करूंगी और फ्लां डेट को करूंगी, और इसमें मैं आपसे प्रोमिस कर रही हूँ, और अगर मैं आपको पैसे पे करूंगी, उधार वगैरह मैंने दिया हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, और वो स्पेसिफिक डेट आने पे फिर मैं आप मुझे वो दिखा के और मेरे खिलाफ सूट भी ला सकते हैं अपने अमाउंट की रिकवरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको साइन करके बता दिया हुआ है कि मैं आपको फ्लां डेट पे पैसे दूंगी। सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों में ही जा सकते हैं ना जी इसमें? सर क्रिमिनल के बारे में मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ सिविल के अंदर हम लोग जा सकते हैं जी। थैंक यू मैडम, ठीक है जी, ये मैं आपको देख के बता दूंगी। अच्छा, अब हमारे पास आता है रूल 8। इसको फिलहाल आपने नहीं करना, अभी हम लोग पहले रूल 9 करेंगे, क्योंकि रूल 8 है ना जो, इसको हमें करना है रूल 12 के साथ मिला के। ठीक है, वो मिलाना तो नहीं है वैसे, इसमें दो डिफरेंस हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, लेकिन वो अगर हम वहां पे करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग रूल 9 के ऊपर, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। कल भी मैंने आपको बताया था, मिस ज्वाइंडर ये चीज होती है कि जब एक प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया या डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि पार्टीज को शिफ्ट कर दिया जाता है, या प्लेंटिफ से डिफेंडेंट की तरफ या डिफेंडेंट से प्लेंटिफ की तरफ, और इसमें ऑब्जेक्शन हम लोगों ने एज सून एज पॉसिबल लेना होता है। और ये ऑब्जेक्शन किसके तहत है? रूल 13 के तहत हम लोगों ने लेना होता है। अब इसके अंदर दूसरी बात ये है कि ये क्या हमारे पास सिर्फ इसके रेलिवेंट सिर्फ रूल 9 है? नहीं, हमारे पास ये टोटल 3 रूल हैं, रूल 9, रूल 13 और उसके अलावा रूल 10, ये तीनों मिलके इसके पूरे का पूरा बनाते हैं। अच्छा, नॉन ज्वाइंडर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने किसी भी ऐसे शख्स को पार्टी नहीं बनाया जो कि या तो प्रॉपर पार्टी होगी या फिर नेसेसरी पार्टी होगी। प्रॉपर पार्टी के लिए अगर आप लोग एक लाइन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, आप लोग लिख लें उसको। अ पर्सन जी मैडम। who are to have
a person who are to have been joined is a necessary party, and a person whose presence is necessary to effectually and completely adjudicate upon मैम whose presence के आगे काइंडली दोबारा बोल दीजिए. is necessary to effectually and completely adjudicate upon and settle all principles involved in the suit is a proper party. अच्छा, इसको मैं अभी रिपीट कर रही हूँ. A person who are to have been joined is a necessary party, यानी कि एक शख्स जिसको ज्वाइन होना ही होना था, वो शख्स जो है ना वो नेसेसरी पार्टी होता है. एंड अब यहाँ से आगे प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन शुरू हो रही है. अ पर्सन whose presence is necessary to effectually and completely adjudicate upon and settle all points. एक मिनट रुकिएगा, मैं खिड़की बंद करूँ. And settle all points involved in the suit is a proper party. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जी मिस आयशा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये तस्वीर भी इसके लिए. अच्छा, जिन लोगों ने लिख लिया वो प्लीज कंफर्म कर दें, अगर फिर हम आगे चलें. यस मिस, लिख लिया. ठीक है. अब इसके अंदर है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज. अब यहाँ पे उन्होंने ये बात कर दिया कि कोई भी अगर सूट जो है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है और इसको अब हम लोग इस वजह से डिफीट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी जजमेंट और डिग्री को खारिज नहीं करवा सकते कि क्योंकि इसके अंदर एक शख्स था वो मिस ज्वाइंडर उसका हुआ था, यानी कि उसने प्लेंटिफ बनना था तो ये क्या हो गया, ये डिफेंडेंट बन गया, या फिर उसको या तो प्लेंटिफ बनाना था या डिफेंडेंट बनाना था, लेकिन उसको सूट में इम्प्लीड ही नहीं किया गया. सिर्फ इस बेसिस के ऊपर हम लोग कोई भी सूट है उसको खत्म नहीं करवा सकते. एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट. और कोर्ट ने फिर वो वाली पार्टीज जो वाकई उसके सामने मौजूद है, यानी कि वो वाले प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स जो कोर्ट के सामने मौजूद है, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी अच्छा फैसला कोर्ट कर सकता है ना उस टाइम पे, कोर्ट ने वही करना है. अब इसके साथ ना पहले मैं रूल 13 पढ़ देती हूँ और फिर हम लोग रूल 10 करेंगे. ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर. All objection on the ground of non-joinder or misjoinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement. अब ये कह रहा है कि जितनी भी objections हम लोगों ने लेनी है ना नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के हवाले से, हम लोगों ने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर लेनी है, मतलब कि ट्रायल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर ही लेनी है. ठीक है. इन केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू को सेटलमेंट ऑफ इशू कहते हैं. फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले पहले, एट और बिफोर, जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो रही होती है या फिर उससे पहले या जब हो रही होती है, ये दो चीजें हैं.
फ्रेमिंग ऑफ इशू के टाइम या उससे पहले पहले, उसके बाद नहीं हम ले सकते, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अरीजन। अब ये इसकी एक एक्सेप्शन आ गई है कि हो सकता है कि जब हम लोगों ने सूट दायर किया था और सेटलमेंट ऑफ इशू हुई थी, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू हुए थे, तब तो हमें उनका नहीं ये वाली रीजन एग्जिस्ट कर रही थी कि जिसकी वजह से एक जो पार्टी है वो या मिस ज्वाइंडर है या नॉन ज्वाइंडर है। लेकिन अब जब सेटलमेंट ऑफ इशू हो गई है और उसके बाद कोई पार्टी जो है वो या बाय वर्च्यू ऑफ मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर इसके अंदर हो रही है, प्रेजेंट हो रही है इस सूट के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग बाद में भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन शैल नॉट बी टेकन shall be deemed to have been waived। और अगर किसी पार्टी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया लोअर कोर्ट में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू, तो फिर पार्टी को यह समझा जाएगा कि इस पार्टी ने अपना राइट टू रेज ऑब्जेक्शन को वेव कर दिया है। और वेवर का ये मतलब होता है कि एक शख्स है उसके पास एक राइट था कि वो एक राइट को उठा सके कोर्ट में, अब इसने नहीं उठाया मुतलका टाइम पीरियड के अंदर। और हमारे इस केस में मुतलका टाइम पीरियड क्या है, फ्रेमिंग ऑफ इशू या सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले पहले या फिर उस टाइम पे जब कोर्ट जो है वो इश्यूज को फ्रेम कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद के टाइम पे यही समझा जाएगा कि यानी कि ट्रायल में एविडेंस के स्टेज पे कि ये इस पार्टी ने वेव कर दी है। ठीक है मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मिस। मैडम मेरा एक सिविल सूट चल रहा है तकसीम का, तो जी जी उसमें मैंने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डिफेंडेंट का नेम गलत, अब उसमें जो जज का ऑर्डर है डिक्री थी, तो उसमें उसने उसको करेक्शन करने के लिए ऑर्डर दिया, पार्टी ने करेक्ट किया और दोबारा से उन्होंने कोई चीज मिस से दोबारा से दूसरी पार्ट अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दी, उनको दोबारा चांस मिला, अब उन्होंने उसमें अमेंडेड प्लेंट थर्ड टाइम जमा करवाई है, उसमें फिर उन्होंने नाम गलत कर दिया, एक दफा ठीक करके दोबारा गलत किया। अब मैडम जो नाम है ना, अब मैंने नोटिस किया है कि जो फर्द है उस फर्द के ऊपर भी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में वो नाम गलत है, और जो विरासतें हैं ना वो ट्रांसफर करवाई हैं प्लेंटिफ ने, और प्लेंटिफ ने गलत किया उसको, तो अब केस ट्रायल कोर्ट में है, क्या मेरे पास ये अब जानबूझ के इन्होंने किया हुआ है, तो मैं महकमे के पास जाके क्यों जलील हूँ, अब अदालत उसको ऑर्डर दे, उसको वो आके करे, तो क्या मेरे पास ये वैलिड ग्राउंड है कि, लेकिन ये या ये रूल जो है ऑर्डर 1 रूल 30 कि मैं जा ही नहीं सकती, को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जो है ना वो नजदीक, मैं आपको मेरा क्वेश्चन। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो